नमस्कार, मैं विजयपाल पीजीटी हिस्ट्री अपने नई वीडियो के साथ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर सेकंड है क्लास 12th का। इसमें सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। इस पार्ट में जो हमें पढ़ना है उसमें हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करनी है। एक आरंभिक साम्राज्य यानी कि हिंदुस्तान का या भारत का कह लीजिएगा सबसे आरंभ का या प्रारंभ का साम्राज्य है, उसके बारे में पढ़ना है, जिसको हम मौर्यन साम्राज्य के नाम से हम जानते हैं। इसमें मेन पॉइंट्स इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि मौर्यन जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कब इसकी शुरुआत होती है और कौन कौन से इसके प्रमुख रूलर हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद इसके मेन पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो आगे मौर्यन जो एम्पायर है उसके बारे में हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कौन कौन से रिसोर्सेज है जिसके बारे में हम इसके बारे में जान सकते हैं। अगला जो सेगमेंट है उसमें हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यन प्रशासन के बारे में जानना है कि किस प्रकार का इनका प्रशासन था। और इसमें अगला जो मेन पॉइंट है कि मौर्यन एम्पायर है वो कितना इम्पोर्टेंट था इंडियन हिस्ट्री में या फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, मौर्यन एम्पायर का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी के बारे में हम पढ़ पाएंगे इस टॉपिक के बारे में। तो पहला जो हमारा सब पार्ट है परिचय के लिए इंट्रोडक्शन के बारे में। जब हम इसके इंट्रोडक्शन में शुरू करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जनपद जो छोटे राजाओं के इलाके थे या छोटे राज्य थे वो धीरे धीरे फैलते चले गए और आगे फिर महाजनपदों में बदल जाते हैं। और पूरे उत्तरी भारत में कुछ अफ़गानिस्तान का इलाका है लेकिन अधिकतर इलाका है वो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला इलाका है, उसमें 16 महाजनपद होते हैं जिनमें से मगध, और बाद में मगध ही मौर्यन एम्पायर के नाम से या मौर्यन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ये एक लिंक बन गया है, कड़ी बन गई है कि जनपद है, जनपद से महाजनपद है, महाजनपद से फिर साम्राज्य है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के ना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में जो 16 महाजनपद है, मगध उनमें से सबसे शक्तिशाली राजा या राज्य बन गया है। ये हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ तक मौर्यन साम्राज्य की बात है, इसके जो फाउंडर है, इसके जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो लगभग 321 BC यानी कि ईसा पूर्व पश्चिमी उत्तर वाले इलाकों में यानी कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैले साम्राज्य के शासक बनते हैं या इस साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। इसी साम्राज्य में अशोक महान जो इस राजवंश का एक प्रसिद्ध शासक है हुए हैं। कलिंग की लड़ाई के लिए उनको जाना जाता है। हालांकि बाद में उनके द्वारा चलाए गए जो धर्म प्रचार है या फिर उनके द्वारा प्रजा के प्रति अपनाए गए जो नीतियां हैं उनकी वजह से वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हो पाते हैं। 185 ईसा पूर्व में ये साम्राज्य है या वंश है ख़त्म हो जाता है। इसी वंश का जो अंतिम शासक है वृहद्रथ, उनको अपने ही सेनापति जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग है उनके द्वारा मार दिया गया था और इस वंश का अंत हो गया। अब हम मौर्यन एम्पायर का एक मैप है, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अफ़गानिस्तान वाला इलाका है, ये गांधार और इसकी राजधानी तक्षशिला, इसके अलावा ये आज के जो पाकिस्तान है वो वाला इलाका, और ये इधर अगर हम पश्चिमी उत्तर वाले इलाके को छोड़ दें तो वो, और नीचे ये दक्षिण भारत के कुछ राज्य कर्नाटक से लेकर के नीचे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, ये एरियाज़, एक ये वाला एक एरिया, एक ये वाला एरिया, इन दो एरिया को छोड़ दें तो आज का लगभग पूरा भारत प्लस आज का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और उससे भी आगे सेंट्रल एशिया तक यानी मध्य एशिया तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। एक और पिक्चर देखिए आप जिसमें इनके नामों के बारे में दिखा रखा है। जैसे गांधार है, ये इधर तक्षशिला इसके बाद बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो प्रमुख जो स्टेशन है जैसे मथुरा हो गया है, उज्जैन हो गया जो इसकी कैपिटल होती है, स्वर्णगिरी है ये जो इसकी प्रांतीय राजधानी है, तोसरी है ये भी एक प्रांतीय राजधानी है और इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र बिहार में।
तो अभी हमने जैसे ऊपर वाले मैप में किया था कि ये वाला जो पोर्शन है मौर्यन एम्पायर से बाहर है, और ये नीचे ये वाला पोर्शन है ये मौर्यन एम्पायर से बाहर है। अदरवाइज पूरा का पूरा हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान है वो मौर्यन एम्पायर का। अब ये एक और पिक्चर है जो मौर्यन साम्राज्य के जो फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी पिक्चर है। इसके साथ ये मौर्यन एम्पायर के जो एक प्रकार से फाउंडर में मेन रोल प्ले करने वाले यानी कि कौटिल्य या चाणक्य, विष्णुगुप्त, सभी इन्हीं के नाम हैं जो मौर्यन साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री या महामंत्री के तौर पे काम किए हैं। ये अशोका की पिक्चर है, यानी कि इस वंश के या मौर्यन एम्पायर के सबसे प्रसिद्ध या महान शासकों में से एक। अब हम बात करते हैं कि मौर्यन जो एम्पायर जिसका हमने ऊपर अभी देखा है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इस एम्पायर के बारे में हमारे पास जानकारी कहाँ से आती है या जानकारी के साधन क्या क्या हैं। तो हमारे पास मौर्यन एम्पायर की जानकारी के लिए बहुत से साधन या स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं यानी कि पुरातात्विक प्रमाण हैं, जिसमें अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मूर्ति कला के तौर पर भी जो अशोक के जो अभिलेख या स्तंभलेख मिले हैं, इनके ऊपरी भाग में अलग अलग जानवरों की और अलग अलग प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, जो अपने आप में एक बेजोड़ नमूना है। इन सब से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा मेगास्थनीज जो एक यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इंडिका, उससे हमें जानकारी मिलती है। और तीसरा जो मेन ग्रंथ या स्रोत है वो है कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र। हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। हम बात करते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। जैसे पहला है अशोक के अभिलेखों की अगर बात करते हैं तो अशोक भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक है, सम्राट है, जिसने अपने अधिकारियों और जनता को संबोधित करने के लिए पत्थरों पर इस तरह के लेख खुदवाए, और ना केवल उनको खुदवाया गया बल्कि पूरे साम्राज्य में जो जो महत्वपूर्ण रास्ते थे उन जगहों पे, महत्वपूर्ण स्थानों पे, राजधानियों में इनको रखवाया गया ताकि वहाँ पे लोग उनको देख सके, पढ़ सकें और उसको फिर अपना भी सके। हालांकि इन अभिलेखों के माध्यम से ये भी पता चलता है कि जो धम्म, जिसको हम प्राकृत का वर्ड है ये, और जिसको अब हिंदी में बात करें तो धर्म है, कि इसका कैसे प्रचार किया गया, इसके बारे में भी हमें इन अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक ने समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में भी बताया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया कि बड़ों को है उनको छोटे से प्यार करना चाहिए, तो इसी तरह छोटों को भी बताया गया कि बड़ों की बात माननी चाहिए। इसमें बताया गया है कि जो गरीब व्यक्ति हैं या ब्राह्मण हैं या फिर जो भिक्षु वगैरह हैं उनके प्रति समाज में लोग कैसे दया दिखा सकते हैं। ये पिक्चर है अशोक के जो अलग अलग अभिलेख हैं कि कहाँ कहाँ तक ये अभिलेख फैले हुए हैं। जैसे नीचे ये भाग जिसकी हम बात कर सकते हैं कि ये पांडे है, केरल है, चोल है, यानी कि ये जो इलाका है जिसको वर्तमान में हम केरल, तमिलनाडु और आंध्र का इलाका मान सकते हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि ये पूरे भारत में फैला हुआ है। अगर इस प्रमुख स्थानों की बात करें जहाँ जहाँ ये अभिलेख मिले हैं तो कंधार है, आज के अफ़गानिस्तान में है, या तक्षशिला, मनसेरा, ये भी वहीं पे हैं। कलसी है, टोपरा है, मेरठ है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। बैराट है, भावरू है, ये राजस्थान के इलाके हैं। उज्जैनी गुजरात है, गिरनार गुजरात है, सांची मध्य प्रदेश। इसके अलावा सारनाथ, कौशाम्बी, अरोरा, पाटलिपुत्र, सहसाराम, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं जो अशोक के स्तंभ लेख हमें मिले हैं। अगर मध्य भारत और दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो सोपारा जो गुजरात में है, इसके अलावा मस्की है, इसके अलावा ब्रह्मगिरी वगैरह ये सारे इलाके हैं, और कलिंग जो आधुनिक उड़ीसा का इलाका है, ये सारे जगह हैं जहाँ पे अशोक के अलग अलग प्रकार के हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। इन अभिलेखों से हम विस्तृत जानकारी मौर्यन साम्राज्य के बारे में देख सकते हैं जो हमें मिलती है।
दूसरा जो हमारे पास इस साम्राज्य की जानकारी के बारे में पता है जो ग्रंथ है वो है मेगास्थनीज की इंडिका है। हम जैसे ऊपर बात कर चुके हैं कि मेगास्थनीज हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। हालांकि इनकी जो पुस्तक है जिसका इंडिका है वो अपने मूल रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो खत्म हो गई है। लेकिन बाद के जितने भी लेखक हुए हैं उन सभी ने अपनी रचनाओं में इंडिका ग्रंथ से जितनी भी जानकारियाँ मिली हैं उनको अपने ग्रंथों में कोट किया गया है, यानी कि ये बताया गया है कि उनको ये जानकारी इस इंडिका नामक पुस्तक से मिली है। और उन सब को इकट्ठा करके हम जानकारी इकट्ठा करें तो एक प्रकार से नई इंडिका को हम तैयार कर सकते हैं। इस पुस्तक से हमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अलावा तीसरा जो मेन सोर्स है, जो ग्रंथ है, वो है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, हालांकि नाम से लगता होगा कि ये इकोनॉमिक्स के बारे में है, लेकिन ये मूल रूप से पॉलिटिकल साइंस के बारे में यानी कि राजनीति के बारे में जानकारी देती है। और जैसे हम ऊपर भी डिस्कस किया था कि चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। हालांकि इस पुस्तक के अलावा जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और पौराणिक हिंदू धर्म की किताबें हैं जिनसे भी हमें मौर्यन शासन के बारे में और मौर्यन शासकों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये हमारे पास सोर्सेज थे मौर्यन एम्पायर के बारे में कि कैसे कैसे किस किस तरह से एम्पायर को रन किया जाता था। अब बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, मौर्यन प्रशासन के बारे में। मौर्यन जो एम्पायर है काफ़ी विस्तृत था, जो अफगानिस्तान से लेकर के ना नीचे आंध्र प्रदेश तक या फिर इलाके से लेकर गुजरात तक फैला हुआ था। इसके 5 पॉलिटिकल सेंटर थे, राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें पहला पाटलिपुत्र जो वर्तमान बिहार में है, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 4 अलग अलग दिशाओं में 4 राज्य थे जिनकी अपनी प्रांतीय राजधानियाँ थी। तक्षशिला उत्तर में है, उज्जैनी पश्चिम में है, तोसली पूर्व में है, स्वर्णगिरी दक्षिण में है। तो ये अलग अलग राजधानियां हैं चारों अलग अलग प्रांतों की। हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि ये काफ़ी विशाल और विस्तृत साम्राज्य था और अलग अलग इसमें विविध प्रकार के क्षेत्र हैं। कुछ उपजाऊ इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ रेगिस्तान हैं, कुछ समतल इलाके हैं। तो इतने विविध प्रकार के क्षेत्र पर प्रशासन को अच्छे से चलाए रखना अपने आप में एक चुनौती होती है। लेकिन हमें जानकारी मिलती है कि मौर्यन साम्राज्य एम्पायर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सुव्यवस्थित रहा है। लेकिन राजधानी के आसपास के इलाकों में तो कंट्रोल पूरे तरह है, नियंत्रण है, पूरी तरह से उनको पालन भी किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर के इलाकों जाते हैं वैसे वैसे प्रशासन का नियंत्रण धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाके हैं या हमारे राज्य की जो राजधानी चंडीगढ़ वगैरह है उनके आसपास एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग रहता है और जो दूरस्थ इलाके होते हैं वहाँ जहाँ तक अधिकारी इजीली पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पर उन नीतियों को अच्छे से लागू नहीं किया जाता है। मौर्य साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही प्रकार के आवागमन था, भूमि से और नदी दोनों तरीके से होता था। सेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, व्यवस्थित थी। इस तरह यूनानी ग्रंथों के इंडिका से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है कि सेना किस हिसाब से थी और सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। मेगास्थनीज ने अपनी किताब में सैन्य गतिविधियों के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी दी है। इसकी 6 समितियों के बारे में बताया है, जो थल सेना, जल सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना या सप्लाई डिपार्टमेंट, इन सब के बारे में अलग अलग विस्तृत जानकारी हमें मिली है। अशोक ने भी अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अखंड बनाए रखने के लिए धर्म प्रचार के माध्यम का सहारा लिया और लोगों में अखंडता बनी रहे, लोग एकजुट रहें, इस तरह से लोगों की मानसिक जो सोच है उसको एक करने की कोशिश की गई थी। लास्ट में हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जानना कि मौर्यन एम्पायर है जो प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है वो वास्तव में कितना महत्वपूर्ण था, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, इसके वीक पॉइंट क्या हैं, ये सब जानना है। 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने प्राचीन भारत का इतिहास लिखना शुरू किया या भारत का आरंभिक इतिहास लिखना शुरू किया तो मौर्यन साम्राज्य को
उन्होंने एक महत्वपूर्ण काल के तौर पे माना। क्यों? क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो बहुत से बदलाव होते हैं और उसके बाद एक जो विस्तृत साम्राज्य बनता है उसके तौर पे इसको एक महत्वपूर्ण साम्राज्य माना गया है, समय माना गया है। और बाद में जो 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने साम्राज्यवादी जो लेखन है उसके विरोध में अपने विचार लिखना शुरू किया, तो अशोक उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, क्योंकि अशोका के द्वारा जो विभिन्न कार्य किए गए, विशेष करके उसके जो बड़े बड़े शिलालेख हैं या अभिलेख हैं, वो अशोक के बारे में, उसकी महानता के बारे में बताते हैं कि कैसे उतने समय में जब टेक्निक इतनी बढ़िया नहीं रही होगी और उस समय इतने महान बड़े बड़े पत्थरों को कैसे तराशा गया होगा, उसको उकेरा गया होगा और कैसे अलग अलग जगह पर उसको पहुंचाया गया होगा। कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से हम मौर्यन साम्राज्य के महत्वपूर्ण साम्राज्यत्व के तौर पर मान सकते हैं। मतलब है जैसे ये एक भारत का प्रथम साम्राज्य है, यह फर्स्ट एम्पायर है इंडिया का, जो इसकी महानता या महत्व के बारे में हमें बताता है। दूसरा, ये एम्पायर है विशाल और विस्तृत, अलग अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान इन पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है, और वो भी विविध प्रकार के क्षेत्रों में फैला हुआ साम्राज्य है, जो इसके महत्व के बारे में स्पष्टीकरण देता है। अगला है कि एक सेंट्रलाइज्ड और सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि एक केंद्रीकृत और व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो बाद के राजा हैं उनके लिए भी एक बेस के तौर पे काम किया जाता है। कहते हैं कि मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बाद में गुप्तों ने, और गुप्तों के बाद मुगलों ने, और कुछ बदलाव के साथ अंग्रेज़ों ने भी उसको एक बेस के तौर पे इस्तेमाल किया गया। मौर्यन पीरियड में जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी एडवांस स्टेज की है, और ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो लैंड का हो चाहे वो सी रूट का हो, दोनों ही काफ़ी व्यवस्थित या सिस्टमेटाइज फॉर्म में थे। और विरासत के तौर पे मौर्यन एम्पायर ने बाकी आने वाले जो बाद के जो एम्पायर है उनको लिए काफ़ी बेस तैयार किया है। तो ये पॉइंट्स है जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं। फॉर एग्जांपल, मात्र 150 वर्षों तक ये साम्राज्य चल पाया, यानी कि 321 ईसा पूर्व में जब इसका फाउंडेशन हुआ, और 185 में जब ये लास्ट एम्पायर, इसका जो शासक है, रूलर है वैद्रथ, उसका अंत हो गया। 150 सालों का जो समय है वो किसी भी साम्राज्य के लिए कोई लंबा समय नहीं माना जाता है। इसकी वजह से इसको बहुत मतलब ये कह सकते हैं इसको बहुत बड़ी कमी माना गया है। दूसरा, उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला हुआ था, जैसे हमने 2-3 बार एक्सप्लेन किया गया कि नीचे दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी इलाकों में ये साम्राज्य फैला हुआ नहीं था, इसलिए इसको हम पूरे भारत का साम्राज्य इसके तौर पे नहीं मान सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान वाले इलाके में दूर तक ये फैला हुआ भी था। तीसरी इसकी जो कमी बताई जाती है कि साम्राज्य के अंदर भी जो नियंत्रण है, कंट्रोलिंग है, वो एक जैसा नहीं है। राज्य की जो राजधानियां हैं उसके आसपास तो जो शासन है या राजा है उसके जो कानून हैं वो बड़ी कठोरता के साथ लागू किए जाते हैं, लेकिन दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पर उनको उस हिसाब से लागू नहीं किया जाता होगा। और बहुत ही कम समय के बाद, जैसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित हो गए, जिसको हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर के रूप में जानते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये आपकी जानकारी के लिए अच्छा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और दोस्तों के साथ इसका एक्सपीरियंस को भी बांटें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।